वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग सितंबर मंथ का मेगा टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में बोल रखा है कि दो न्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, तो इसमें कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो बताना है। दो न्यूट्रॉन का फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक हीलियम मिलता है, एनर्जी कितना रिलीज हुआ। बोलेंगे जो एनर्जी रिलीज हुआ डेल ई और क्यू, एक्चुअली चलो डेल वो होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी। तो हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है क्वेश्चन में। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम लोग न्यूक्लियन की संख्या जो 4 होती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा 4 इंटू 7.047। हो गया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करना है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है दो न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन का अगर बाइंडिंग एनर्जी लीक हो गए तो न्यूट्रॉन में न्यूक्लियन की संख्या 2 होती है, तो 2 इंटू 1.112 ऐसा ए हुआ एक न्यूट्रॉन के लिए। ऐसे ऐसे दो हैं तो इंटू 2 कर देंगे। बस इसको सोल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 23.8। 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी रिलीज होगा इस फ्यूजन रिएक्शन में होगा 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर टू। इसमें बोल रखा है एक बड़ा सा न्यूक्लियस अचानक से दो पार्ट में टूट जाता है। तो हम लोग बोले बड़ा सा न्यूक्लियस था जो इनिशियली रेस्ट पे था, इसकी मास कुछ कैपिटल एम, ये अचानक से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक का मास हम लोग M1 बोल दिए, एक का M2। एक ऐसे v2 वेलोसिटी से इधर जाने लगा, एक v1 वेलोसिटी से ऐसा। अभी जो v1 और v2 का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:1। देखो जब न्यूक्लियस अचानक से दो पार्ट में टूटा तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे। फटने से पहले इनिशियल मोमेंटम जीरो था क्योंकि न्यूक्लियस रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, इसलिए फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम एक तो लिखेंगे m1 v1 विथ निगेटिव साइन, ये अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट की ओर जा रहा है, और दूसरे का लिखेंगे m2 v2 पॉजिटिव साइन। राइट साइड वाले को हमने प्लस माना है। तो यहाँ से हो जाएगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और m1 अपॉन m2 को लिखेंगे हम लोग v1 v2 अपॉन v1, और v2 अपॉन v1 दे रखा है, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि v1 और v2 का रेशियो 2:1 दिया हुआ था, तो v2 अपॉन v1 हो जाएगा 1/2। अभी इस न्यूक्लियस का जो ब्रेक करने के बाद जो दो पार्ट बने हैं उनका मास m1 m2 माने हैं हम लोग, उनका बोले कि रेडियस एक का r1 होगा एक का r2। तो फर्स्ट वाले का जिसका मास m1 बोले हैं उस m1 को हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हो जाएगा m1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से रो इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब। उसी तरह m2 को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब, हो जाएगा 1/2।
तो रो 4/3 पाई ऊपर नीचे से कट जाएगा। R1³ अपॉन R2³ इक्वल टू 1/2, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर 1। तो बोलेंगे कि ऑप्शन बॉम्बे जो होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रखा है कि किसी रिएक्शन के लिए मास डिफेक्ट मतलब डेलेम, डेलेम का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 ग्राम। तो के जी ऐसे यूनिट में लिखोगे तो हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻³ तो जो इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगा वो बताना है मुझे। एनर्जी जो रिलीज होगा वो होगा डेल एम इंटू C²। तो डेल एम को लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻³ सी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ इसी का स्क्वायर करना था C²। तो ये एनर्जी हो गई जूल में, हमने सबको ऐसा यूनिट में डाला तो एनर्जी आई जूल में। मुझे एनर्जी को लाना है किलो वाट आवर में। तो इसको किलो में पहले कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड करना होगा। उसके बाद आवर में, किलो वाट आवर चाहिए तो आवर में करने के लिए 3600 से ऐसा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा किलो वाट आवर। इसको सोल्व करोगे तो ई का वैल्यू सोल्व करने के बाद आएगा 1 इंटू 10⁻7 किलो वाट आवर। हम लोग बोलेंगे एन का वैल्यू 1 होगा, मतलब ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर में बोल रखा है कि कोई एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 192 है, उसके रेडियस को हमने आर बोल दिया। तो बोला एक दूसरे न्यूक्लियस का मास नंबर बताओ जिसका रेडियस इस दिए हुए न्यूक्लियस के रेडियस का हाफ हो। देखो तो हम लोग बोल दिए कि जो दिया हुआ न्यूक्लियस है उसके मास नंबर को हम लोग A2 बोल रहे हैं। तो A2 दिया हुआ है 192 और इसके रेडियस को हम लोग R2 बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बोला कि एक न्यूक्लियस बताना है जिसका मास नंबर A1 मान लिए और उसका रेडियस को R1 हम लोग बोले। ठीक है, मुझे A1 ही निकालना है। उसने बोल रखा है कि R1 जो है दिए हुए न्यूक्लियस के रेडियस मतलब R2 का हाफ है ऐसा। और न्यूक्लियस के रेडियस हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का ये होता है R0 मास नंबर होल टू द पावर 1/3 ऐसा। तो हो जाएगा R1 इक्वल टू हाफ इंटू R2। R2 को हम लोग लिखेंगे R0 A2, A2 की जगह पे 192 होल टू द 1/3। ए R0 कट जाएगा, दोनों साइड क्यूब कर दोगे तो क्यूब करने के बाद हो जाएगा A1 इक्वल टू 1/8 इंटू 192। अभी 192 को 8 से डिवाइड दोगे तो आंसर होगा 27। हम लोग बोलेंगे
मास नंबर जो होगा वो 27, ओ सॉरी 24। कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 24, हम लोग बोलेंगे आंसर होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट देखो, एक न्यूक्लियस दे रखा है जिसका मास नंबर को बोला है 64 और उसके रेडियस को बोला है 4.8 फर्मी। एक दूसरा न्यूक्लियस जिसका रेडियस 4 फर्मी है, उसका मास नंबर क्या होगा? तो देखो, फर्स्ट वाले का रेडियस 4.8 फर्मी है, तो 4.8 को हम लोग लिखेंगे आर नोट इंटू मास नंबर टू द पावर 1/3। तो मास नंबर इसका 64 है, इसका पावर 1। ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड वाले का उसने दे रखा है 4 फर्मी, तो 4 इक्वल टू लिखेंगे आर नोट, इसका मास नंबर को हम लोग कुछ भी ए बोल देते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को डिवाइड दोगे तो हो जाएगा 1.2 इक्वल टू 4/a⁻1/3। यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि a⁻1/3 इक्वल टू होगा 4/1/2। इसको और सोल्व करोगे तो a⁻1/3 इक्वल टू ऐसा 1/0.3। अब दोनों साइड क्यूब कर दोगे इसको, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/0.027 और इसको बोलेंगे 1000/27। तो दूसरे न्यूक्लियस का मास नंबर जो होता है वो होता 1000/27। तो हम लोग बोलेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, जो एक्स का वैल्यू बताना था वो होगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में बोला है कि यूरेनियम का किसी एक न्यूट्रॉन के साथ फ्यूजन रिएक्शन होता है, यूरोन 23592 एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसा बोल रखा है। इसका एक न्यूट्रॉन के साथ, देखो, तो फ्यूजन में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होने चाहिए। तो रिएक्टेंट साइड देखोगे यूरेनियम में प्रोटॉन की संख्या 92 है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 235 - 92 और एक न्यूट्रॉन और जिसके साथ फ्यूजन कर रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे टोटल प्रोटॉन की संख्या जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है टोटल वो 92 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल देखोगे तो हो जाएगा 235 - 92 प्लस एक और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जिसके साथ वो कर रहे हैं ऐसा। तो प्रोडक्ट हम लोग इन चारों ऑप्शन में से वैसा प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें टोटल प्रोटॉन की संख्या 92 होनी चाहिए और टोटल न्यूट्रॉन की संख्या 235 - 92 प्लस 1। तो ऐसा दिल्ली में, इसलिए हम लोग बोलेंगे जो भी इसका प्रोडक्ट होगा वो दिल 6 वाले में बोलेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट।
सेवंथ वाले में देखो, टी ऐसा एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसका दे रखा है, बोला है इसमें बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग बोलते हैं डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम को लिखेंगे हम लोग मास, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 5 है, तो 5 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इसमें हो जाएगा 12 माइनस 5 मतलब 7, 7 इंटू एम एन, ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का मास को एम नोट बोला है ऐसा। ये हो गया डेल एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हो जाएगी बैंडिंग एनर्जी। तो बोलेंगे बैंडिंग एनर्जी ऑप्शन ए 5 एम पी प्लस 7 एम एन माइनस एम नोट इंटू सी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें दो कॉइल, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है। बोला फर्स्ट कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है, और करंट का इक्वेशन बोल रखा है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, देखो ई टू का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें तो बोलेंगे एम डी आई वन अपॉन डी टी, डी आई वन अपॉन डी टी। तो आई वन को बोल रखा है आई नोट साइन ओमेगा टी। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी आई वन अपॉन डी टी के लिए, तो हो जाएगा आई नोट ओमेगा कॉस ओमेगा टी ऐसा। ये हुआ सेकेंड कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड। ये बोला इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो मैक्सिमम के लिए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग बोलते हैं कि 1, मतलब ई टू मैक्स जो होगा होगा एम आई नोट ओमेगा। तो एम का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आई नोट 10 एम्पियर, ओमेगा बोला है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एम आई नोट ओमेगा सबका वैल्यू रख दोगे तो आंसर जो होगा वो आएगा 5 पाई वोल्ट। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे बोल रखा है कि 4 आइडेंटिकल सोलेनॉइड एबीसीडी तो कनेक्टेड है कुछ इस तरह से कि बी सी डी ये तीनों पैरेलल हैं, फिर उनके साथ ए जो है सीरीज। अभी ए में जो करंट है उसको आई दिखा रखा है ऐसा। एक करंट इस जंक्शन पे आने के बाद 3 भाग में बढ़ जाएंगे, और तीनों पी सी टी सोलेनॉइड जो है ये आइडेंटिकल है, इसलिए करंट भी इनमें इक्वल इक्वल ही जाएगा। तो एक में जो करंट जाएगा वो बोलेंगे आई अपॉन 3, उसी तरह सी में भी जो जाएगा आई अपॉन 3, डी में भी जो जाएगा आई अपॉन 3। मतलब ये जो आई टोटल करंट था ये 3 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। इसके बाद अभी देखो सोलेनॉइड एक के अंदर में बोला है मैग्नेटिक फील्ड जो है 3 टेस्ला है। देखो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई ऐसा। तो ये चारों सोलेनॉइड आइडेंटिकल है, मतलब एन सबके लिए सेम है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। तो ए के अंदर जो करंट था वो आई था, बाकी बी सी डी इन तीनों के अंदर जो करंट है आई बाई 3 है, 1/3 हो जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि एन तीनों चारों के लिए सेम है।
तो अगर करंट 1/3 हो जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1/3 हो जाएगा। तो जो पहले एक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला दे रखा है, वो बी सी डी के अंदर, इन तीनों में से किसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसका 1/3 हो जाएगा, मतलब 1 टेस्ला। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद वाले में बोला है कि एक सर्कुलर कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 1000 बोल रखा है और उनका एवरेज एवरेज रेडियस 10 मीटर, वो रोटेट कर रहा है अपने हॉरिजेंटल डायमीटर के अबाउट, और वहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, और कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा कॉइल में वो बताना है। देखो, तो हम लोग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में उसका मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे एन ए बी ओमेगा, जो फॉर्मूला से हम लोग पढ़ रखे हैं पहले। मैक्सिमम जो ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटेटिंग कॉइल के अंदर वो होता है एन ए बी ओमेगा। तो ये मुझे मैक्सिमम करंट चाहिए, तो हो जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस एन ए बी ओमेगा अपॉन आर। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, आर रेजिस्टेंस दे रखा है, बी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ओमेगा बोल रखा है 2 रेडियन पर सेकंड। बच गया ए को लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, और रेडियस बोल रखा है 10 मीटर, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर मतलब ऐसा, तो हो जाएगा 100 पाई मीटर स्क्वायर एक जगह पे। तो सबका वैल्यू रख दोगे तो करंट, मैक्सिमम करंट का वैल्यू मिल जाएगा, और वो कैलकुलेशन के बाद आएगा 1 एम्पियर। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोल रखा है कि एक रॉड, मेटालिक रॉड 1 मीटर लेंथ का, वो वर्टिकली रोटेट कर रहा है अपने एक एंड के अबाउट। तो ये रॉड हुआ अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है वर्टिकली। तो जो इसके दोनों एंड है उनके बीच में जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका वैल्यू पूछ रखा है। तो एक एंड का नाम हम लोग ए बोल देते हैं, एक का बी। तो उसने एक्चुअली ई ए माइनस ई बी बोला है, तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं कि होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे बी का वैल्यू दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, आर मीन्स यहाँ पे लेंथ बोलेंगे 1 मीटर, तो आर दे रखा है। बस फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, और ये आएगा 50 माइक्रो। तो बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे दो यू शेप्ड ट्यूब है जो एक दूसरे के अंदर में स्लाइड कर सकते हैं, ऐसा मतलब ऐसा एक ए वाला ट्यूब दे रखा है और एक बड़ा वाला ऐसा, ठीक है। अभी कहानी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इसमें मूव करने की वजह से इस ट्यूब में, दोनों ट्यूब में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और मोशनल ईएमएफ यू शेप ट्यूब के लिए
हम लोग बोलते थे कि बी एल इक्विवेलेंट इनटू फी होता है। एल इक्विवेलेंट बोले थे कि दोनों एंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट मीन्स इस केस में आर, सॉरी डायमीटर के बराबर होगा, तो या फिर इसका लेंथ एल दे रखा है क्वेश्चन में, तो एल हम लोग बोलेंगे ऐसे। मीन्स ये यहां से यहां तक क्वेश्चन में बोल रखा है एल के बराबर है ऐसा, इसको एल बोला है। ठीक है, तो दोनों ट्यूब के अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका वैल्यू बी एल भी होने वाला है। एल इक्विवेलेंट को एल बोल रखा है, तो बी एल भी। बट अगर पोलैरिटी देखोगे तो एक जो ट्यूब है वो राइट साइड जा रहा है प्लस आई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी फैक्टर प्लस आई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के डायरेक्शन में। तो हम लोग बोलते थे जो ईएमएफ डेवलप होगा उसका जो पोलैरिटी था वो हम लोग देते थे V क्रॉस बी से। तो आई क्रॉस माइनस के करोगे तो आ जाएगा जे। तो बोलेंगे एक वाले ट्यूब में जो ईएमएफ डेवलप होगा बी एल वी उसका पोलैरिटी प्लस जे। दूसरे वाले ट्यूब के लिए वेलोसिटी फैक्टर देखोगे तो वो माइनस आई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के डायरेक्शन में। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका पोलैरिटी आएगा V क्रॉस बी करोगे उससे आएगा माइनस जे। तो एक का प्लस जे आ रहा है दूसरे का माइनस जे, तो कुछ ऐसा। देखो हमने बोला कि एक जो ट्यूब था उसमें जो पोलर ऐसा कुछ है यहाँ पी एल वी प्लस जे, और दूसरा जो ट्यूब था बड़ा हुआ बी, ट्यूब बी, उसमें जो पोलैरिटी आया वो कुछ आया माइनस जे ऐसा। और दोनों में मैग्नीट्यूड तो सेम है बी एल वी, बी एल वी, बी एल वी, बी एल वी। अभी नेट बताना होगा तो हम लोग केवीएल लिखेंगे। केवीएल तो वो यहाँ से लिखना स्टार्ट किए हम लोग ऐसे। तो पहले आएगा प्लस बी एल वी, फिर यहाँ पे आओगे तो फिर से प्लस बी एल वी। तो ई नेट जो है बी एल वी प्लस बी एल वी हो जाएगा, मतलब टू बी एल वी, बी एल वी प्लस बी एल वी। तो बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग मैग्नेटिक फील्ड में फॉल कर रहा है ऐसे दिखा रखा है। वेलोसिटी फैक्टर उसका माइनस जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उस रीजन में माइनस के डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल जो डेवलप होगा रिंग में वो बताना है मुझे। देखो तो इसका एक एंड यहाँ पे है एक यहाँ पे, ये दोनों एंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर के बराबर, तो 2r, वेलोसिटी फैक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को लिखते हैं हम लोग बी एल इक्विवेलेंट इंटू वी। तो एल इक्विवेलेंट को तो 2r लिखना है, तो हो जाएगा बी 2r वी, 2r बी वी ऐसा। अभी पोलैरिटी देखना है कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे होगा, पी और क्यू। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि पोलैरिटी के लिए फी क्रॉस बी। तो फी देखोगे तो माइनस थ्री डायरेक्शन में है, पी देखोगे तो माइनस के डायरेक्शन में। तो फी क्रॉस बी करोगे तो आई आएगा, तो पोलैरिटी बोलेंगे प्लस आई की तरफ, मतलब क्यू वाला जो एंड है वो होगा हायर पोटेंशियल पे। बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एक
कॉइल के पास में हम लोग मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। पहले मैग्नेट कॉइल के पास आता है, फिर कॉइल के अंदर जाता है, फिर बाहर, मतलब ऐसा इस डायरेक्शन में हम लोग ऐसे मूव करवा रहे हैं ऐसे। देखो, तो ऐसा होगा कि जब ये मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा होगा ऐसा, तो लेंज के लॉ के अनुसार इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि इसके मूवमेंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट आएगा, इसको अपोज करने के लिए कॉइल में करंट इस तरह से इंड्यूस हो ताकि उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे हो और साउथ यहाँ पे हो ऐसा। मीन्स हम लोग बोलेंगे कि अभी जब हम लोग मैग्नेट को कॉइल के पास ला रहे थे तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ अभी ऐसा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे तो अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए। लेकिन जब कॉइल मैग्नेट से दूर जाने लगेगा ऐसा, मैग्नेट चलते चलते कॉइल को क्रॉस कर गया, यहाँ पे आ गया ऐसा। अभी अब मैग्नेट के दूर जाने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। इसको अपोज करने के लिए मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगा। मीन्स अभी नॉर्थ यहाँ पे आना होना चाहिए और साउथ यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये नॉर्थ और मैग्नेट का साउथ अटैक करेंगे तो दूर जाने से रोक ऐसा। तो बाद देखो पहले क्या था कि करंट इस तरह से इंड्यूस हो रहा था कि कॉइल का जो लेफ्ट एंड था वो नॉर्थ था। बाद में जब मैग्नेट क्रॉस कर जाएगा कॉइल को तो कॉइल का राइट एंड नॉर्थ हो जाएगा, मतलब करंट डायरेक्शन चेंज करेगा। एक बार क्लॉकवाइज था पहले, तो बाद में जब क्रॉस कर जाएगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा ऐसा। तो बोलेंगे हम लोग कि करंट जो है डायरेक्शन चेंज करेगा, जो ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वो चेंज होगी, प्लस माइनस दोनों आने वाला है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में एक कॉइल में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन दे रखा है। तो इस करंट इंड्यूस होने की वजह रीजन पूछा कि क्या हो सकता है, किस वजह से करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अभी देखो करंट जो दिखा रखा है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, तो इंड्यूस करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की ओर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो लेंज के अनुसार अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता और वो डिक्रीज कर रहा होता टाइम के साथ, पहले से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता और वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा होता, तो इसी को अपोज करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होता ताकि मैग्नेटिक फील्ड उसका आउटवर्ड है और जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है उसको बढ़ाए। तो हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और डिक्रीजिंग होना चाहिए टाइम के साथ, तभी इंड्यूस करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन ए जो है वो बोलेंगे करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो एक कॉइल जो है जिसका इंडक्टेंस दे रखा है 2 हेनरी और रेजिस्टेंस बोल रखा है 4 ओम। अभी इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया, तो कॉइल के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं हम लोग 10 वोल्ट का डीसी बैटरी। कॉइल का इंडक्टेंस जो है दे रखा है 2 हेनरी और रेजिस्टेंस इसका 4 ओम। अभी देखो
बोला जब इक्विलिब्रियम होगा तो कॉइल के पास जो एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो बताना है। देखो, तो डीसी के केस में उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है डीसी सोर्स का वो जीरो होता है, इसलिए एक्सेल हम लोग बोलते हैं जीरो। मतलब डीसी के केस में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कॉइल जो है, मीन्स इंडक्टर, एक्चुअली इंडक्टर एक कनेक्टिंग वायर की तरह सिर्फ काम करता है। मतलब डीसी में सिर्फ एक वायर जैसा है, एल का कोई काम नहीं है। तो अभी जो करंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि आई इक्वल टू हो जाएगा फी अपॉन आर, क्योंकि ये एल जो इंडक्टर जो है, इंडक्टेंस, ये तो एक वायर की तरह हो जाएगा क्योंकि ओमेगा जीरो है। तो फी दे रखा है 10, आर का वैल्यू 4, तो 10 अपॉन 4 करोगे तो 2.5 एम्पियर। और जो एनर्जी कॉइल के अंदर स्टोर हुआ मैग्नेटिक फील्ड के, उस एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आई को लिखना है 2.5, एल दे रखा है 2। तो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा वो होगा 6.25 जूल। मीन्स हम लोग बोलेंगे 625 इंटू 10⁻², बोलेंगे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका एल और बी दे रखा है, लेंथ और विड्थ दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल। अभी क्या किया कि लूप को हम लोग रिमूव कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिए 10 सेकंड के ड्यूरेशन। तो जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बताना। देखो, तो जब लूप को बाहर निकाल दिए तो मैग्नेटिक फील्ड तो अब है ही नहीं, लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल जीरो। इनिशियल फ्लक्स को लिखेंगे हम लोग बी ए कॉस थीटा, थीटा जो 60 दे रखा है ऐसा। बी का वैल्यू दे रखा है 4 टेस्ला, ए को लिखेंगे एल इंटू बी, एल इंटू बी ऐसा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको बोलते हैं हम लोग माइनस डेल फाई अपॉन डी टी और डेल टी। तो यहाँ पे टाइम बोल रखा है 10 सेकेंड, माइनस डेल फाई मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए कॉस 60 अपॉन 10। तो बी का वैल्यू दे रखा है, ए एल इंटू बी से निकाल लोगे, सबका वैल्यू डालोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा हो रहा है वो मिल जाएगा, वो आएगा कैलकुलेशन के बाद 1 वोल्ट, बोलेंगे सी करेक्ट आंसर। देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे तो एसी वोल्टेज को बोल रखा है 1 ऐसा, ई इक्वल टू 141 साइन 628 ऐसा। तो बोला कि वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू बताओ। तो ये जो 141 दे रखा है मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, पीक वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू अपॉन √2। एक कैलकुलेशन से हो जाएगा 100 वोल्ट। उसके बाद बोला है फ्रीक्वेंसी बताओ। तो जो टी के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा को बोल रखा है 628। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 628 अपॉन 2 पाई ऐसा। और एक कैलकुलेशन से आएगा ये भी 100 हर्ट्ज, बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में
किसी इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है, मतलब आर और एल दे रखा है, मतलब एल आर सर्किट है। इसको कनेक्ट किया गया है एसी वोल्टेज सोर्स 120 वोल्ट का। तो इसमें करंट क्या होगा वो बताना है। देखो, तो हम लोग बोलेंगे करंट जो होगा होता है फी अपॉन जेड, एल आर सर्किट। फी को बोल रखा है 120 वोल्ट, और जेड को बोलेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल को हम लोग लिखते हैं ओमेगा इंटू एल, तो हो जाएगा 120 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आर के जगह पे बोल रखा है 10 ओम, तो आर के जगह पे 10 ओम। एल बोल रखा है 20 हेनरी, तो एल के जगह पे 20 डालना है। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, मीन्स 120 पाई। तो ओमेगा की जगह पे 120 पाई डालना है। सबका वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आंसर जो आएगा होगा 0.016 एम्पियर। बोलेंगे ऑप्शन बॉम्बे जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला कि एक 20 वोल्ट का एसी सोर्स किसी एलआर सर्किट, एक रेजिस्टेंस एंड एक कॉइल के साथ कनेक्ट किया गया। ऐसा तो एक रेजिस्टेंस है, एक कॉइल है। कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोला है, मतलब कॉइल में सिर्फ इंडक्टेंस है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखे हैं हम लोग, इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किए। एसी सोर्स बोल रखा है कि 20 वोल्ट का है। अभी बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब फी आर दे रखा है 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस कॉइल पूछ रखा है, मतलब वीएल पूछ रखा है। उसने वी आर दे रखा है, वीएल पूछा है क्या होगा। तो हम लोग बोलेंगे वी आर और वीएल, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर रिजल्टेंट, वो वी नेट मीन्स 20 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि वी आर और वीएल के बीच में फेज एंगल 90 डिग्री का होता है ऐसा। तो अगर फी नेट निकालना है तो फी नेट इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट फी आर स्क्वायर प्लस फी एल स्क्वायर ऐसा। तो अब फी नेट मीन्स सप्लाई वोल्टेज, तो सप्लाइड वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट। तो फी नेट की जगह पे 20 डालना है। फी आर बोल रखा है 12, तो फी आर की जगह पे 12 डालना है, तो फी एल मिल जाएगा। कैलकुलेशन के बाद फी एल का वैल्यू आएगा 60 वोल्ट। बोलेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखोगे तो आर एल सी सर्किट दिया हुआ है, तीनों सीरीज में। रजिस्टर के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है, वाला वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो वोल्ट मीटर जो है रजिस्टर का वोल्टेज मेजर करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर के क्रॉस ही लगाया है। तो वीएल और वीसी दिया हुआ है 100 वोल्ट 100 वोल्ट। मुझे वीआर बताना है। देखो, अगर इसका फेजर डायग्राम बने तो तीनों सीरीज में है, तीनों में करंट सेम होगा। ये तीनों के लिए हमने करंट बोला आई ऐसा। अभी कहानी क्या कि रजिस्टर में के केस में वोल्टेज और करंट फेज में होते हैं, तो जिधर करंट है उधर ही फीआर होगा। तो फीआर भी इसी डायरेक्शन में होता है सर, फीआर। लेकिन इंडक्टर में
जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ऐसा तो ये हो जाएगा VL, 90 डिग्री लीड किया। और कैपेसिटर में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लैग करता है, ऐसा 90 डिग्री हो गया VC। ये हुआ VR, VL और VC का फेज डायग्राम। यहाँ से देखोगे तो VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर इन तीनों का रिजल्टेंट बताना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा VR, इधर हम लोग लिख देंगे VL माइनस VC, क्योंकि VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो जो फी नेट होगा हो जाएगा VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इस क्वेश्चन में देखोगे फी नेट मीन्स सप्लाई वोल्टेज जो दे रखा है 200 वोल्ट। VL और VC देखोगे 100। तो जब VL माइनस VC करेंगे तो 100 माइनस 100 ये तो 0 हो जाएगा, ये वाली पूरा 0 हो जाएगी, क्योंकि ये VL और VC इक्वल दे रखा है। मीन्स फी नेट इक्वल टू √VR², मीन्स फी नेट इक्वल टू VR। और फी नेट दे रखा है 200 वोल्ट, इसलिए VR को भी बोलेंगे 200 वोल्ट। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखोगे तो एक RLC सर्किट दिया हुआ है। तो बोला है कि RMS वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और इंडक्टर दे रखा है। PR और VL दे रखा है 400 और 700, लेकिन ये RMS दिया हुआ है। देखो अभी देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि RLC सर्किट में जो फी नेट होता है VR² प्लस VL माइनस VC। अभी यहाँ पे VR और VL का RMS वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए फी नेट का भी हम लोग RMS वैल्यू ही लिखेंगे, सबको हम लोग RMS में ही लिखेंगे। तो फी नेट में सोर्स वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू देखोगे, पीक वैल्यू तो 500√2। इसका RMS वैल्यू बोलोगे तो 500। तो 500 इक्वल टू √VR²। VR को 400 बोला है, प्लस VL को बोला है 700। तो 700 माइनस VC², ऐसा। अब इसको सोल्व करोगे तो VC का जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 400। तो ये VC का RMS वैल्यू है, क्योंकि मैंने सबका RMS वैल्यू डाला, तो VC भी जो आएगा वो RMS में ही आएगा। तो VC का RMS वैल्यू 400। तो VC का पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछ रखा था, तो RMS इंटू √2। तो 400 इंटू √2 बोलेंगे, दिल्ली जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में एक रजिस्टर एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं AC वोल्टेज के साथ। तो बोला कि फेज एंगल करंट और वोल्टेज में फाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि tan फाई इक्वल टू XL/R, और XL को लिखेंगे ओमेगा इंटू L/R। तो ओमेगा को लिखेंगे 2πf। फ्रिक्वेंसी बोल रखा था 50 साइकिल पर सेकंड में, 50 एफ की जगह पे 50, तो हो जाएगा 2πf L/R। तो 2πf L/R सबका वैल्यू अगर रखोगे तो tan फाई का वैल्यू यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन के बाद 5 पॉइंट समथिंग, ऐसा। ठीक है, तो हम 5.5 बोल रहे हैं, चलो ऐसा कुछ आएगा। अभी तो 1090 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मीन्स बहुत लार्ज, इनफाइनाइट। और 1045 का वैल्यू 1 होता है। तो जो वैल्यू 10 5 5.5 के पास आसपास आया
ये 1 से ज़्यादा है, मीन्स 5 का वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1045 का वैल्यू 1 होता है और ये तो 5.5 है, तो ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए 5 का वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा, मीन्स 4 और 90 से कम होगा, क्योंकि 1090 का वैल्यू इन्फानाइट होता है, बहुत लार्ज, तो 5.5 ही है, तो मीन्स 45 से ज़्यादा, 90 से कम, ऑप्शन में देखोगे तो 80 दिया हुआ है, बोलेंगे ऑप्शन सी जो है करेक्ट। 24 में देखोगे तो आरएमएस और पिक वैल्यू में रिलेशन, तो हम लोग जानते हैं कि आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट ओ, बोलेंगे ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 25 में देखो, 25 में बोल रखा है कि एक एसी वोल्टेज सोर्स किसी कैपेसिटर के एक्रॉस लगाया है, तो करंट क्या होगा वो बताना है, करंट का आरएमएस वैल्यू बताना है, आई आर एम एस को बोलेंगे हम लोग पी आर एम एस अपॉन एक्स, हो जाएगा पी आर एम एस, एक्सी को बोलते हैं 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा पी आर एम एस इंटू ओमेगा इंटू सी। सी कैपेसिटेंस क्वेश्चन में दे रखा है 2.1 माइक्रोफेराड, ओमेगा 2 पाई एफ दे रखा है तो ओमेगा मिल जाएगा, पी आर एम एस को बोल रखा है 12 वोल्ट, सबका वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन के बाद जो आएगा आई आर एम एस वो होगा 1.6, बोलेंगे ऑप्शन दिल्ली जो है वो करेक्ट है।